नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं विकास वैभव और आप देख रहे हैं बिहार दरबार। आज मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे क्राइम की, एक ऐसे घिनौने करतूत की जिसे सुनने के बाद, जिसके बारे में जानने के बाद पूरे भारत की आंखें नम हो गई थी। सभी लड़कियों में दहशत का माहौल पैदा हो गया था। मैं बात कर रहा हूं मोनिका रेप केस के बारे में। मोनिका के परिवार में उसके पिताजी थे, उनकी मां थी और उनकी एक छोटी बहन थी। परिवार बड़ा ही सुखमय बिता रहा था जीवन अपना, लेकिन मोनिका के पिताजी की जॉब लग जाती है बोकारो स्टील प्लांट में सीनियर असिस्टेंट मैनेजर के पद पे। पूरा परिवार बोकारो चला जाता है और वहीं पे रहने लगता है। उन्हें फ्लैट मिल जाता है, सरकारी आवास मिल जाता है, क्योंकि वो अधिकारी के पद पे तैनात थे, बड़े पद पे तैनात थे। सभी लोग वहीं पे रहने लगते हैं और मोनिका की एडमिशन हो जाता है। वहां के बड़ा ही चर्चित स्कूल होता है उस समय का, संत जेवियर। उसी स्कूल में मोनिका का एडमिशन हो जाता है। उस समय मोनिका की उम्र 19 साल था और मोनिका 12 में पढ़ती थी। मोनिका का सपना था कि मुझे आईआईटीएन बनना है, यानी कि आईआईटी में एडमिशन लेकर इंजीनियर बनना है। मोनिका बड़ी मेहनत से पढ़ाई करने लगती है, संत जेवियर स्कूल में जाती है, पढ़ती है, फिर घर पे आती है, पढ़ती है और शाम को वो जॉगिंग करने निकल जाती है। मोनिका का यही दिनचर्या था। एक बार की बात है कि मोनिका पढ़ने के लिए स्कूल जा रही थी और जिस रास्ते से होके जा रही थी वो थोड़ा सा सुनसान टाइप का इलाका था, और वो जो इलाका था जहां पे उसे भारा बस्ती के नाम से जानते थे। और उसी इलाके में एक गैरेज था और उसी गैरेज में कुछ मनचले लोग काम करते थे। जब भी मोनिका स्कूल के लिए जाती उसे ताना मारते, गंदी गंदी कमेंट करते, गंदी गंदी बातें बोलते, उसके ड्रेस पे कमेंट करते, उसके बॉडी पे कमेंट करते। मोनिका ये सब देख के सहती रही। लेकिन मोनिका के पिताजी उसे एक बात बताए थे कि बेटा, कुछ भी हो, किसी की बातों को सहना मत, और जब भी सर से पानी ऊपर हो जाए तो आवाज उठाना, बोलना, अपने अधिकारों के लिए लड़ना ही एक इंसान का, एक सच्चा इंसान की निशानी होती है। वरना तुम सहते रहोगी, लोग तुम्हें दबाते रहेंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि तुम इस दुनिया को अलविदा बोल जाओगी। उसे इसके पिता की बातें याद आती है और उन मंचलों को सबक सिखाती है, बोलने लगती है, लताड़ने लगती है। जब उसे छेड़ते हैं तो काफी लोगों की भीड़ लग जाती है। लोग जो वहां पे भीड़ इकट्ठा कर देते हैं वो मोनिका की तरफ से बोलने लगते हैं और गैरेज में जो भी लोग मनचले टाइप के काम कर रहे थे उन पे लोग बरसने लगते हैं। अब वो जो मनचले लोग थे उन्हें लगा कि हमारा इंसल्ट हो गया, ये लड़की हमारी बेइज्जती कर दी, अब तो इसे बदला लेना ही पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, आईपीसी 509 के तहत लड़कियों को छेड़ना, गंदी गंदी टिप्पणियां करना, उनके बॉडी को पे कमेंट करना, उनके कपड़े पे कमेंट करना एक कानूनन अपराध है। उसके बावजूद भी कुछ मनचले लोग होते हैं जो कानून की धज्जियां उड़ाते हुए, कानून को मजाक बनाते हुए लड़कियों पे कमेंट करते हैं, गंदी गंदी बातें बोलते हैं। उनके जहन में एक ही बात होता है कि अब मोनिका से बदला लेना है। मोनिका का जहां फ्लैट था वहां पे जाते हैं, बेल बजाते हैं और एक चिट्ठी उनके, कहें तो उनके गेट के सामने छोड़ के आ जाते हैं। जब घर वाले निकलते हैं, देखते हैं तो वहां पे एक चिट्ठी पड़ा होता है। जब उस चिट्ठी को खोल के पढ़ते हैं तो उसमें गंदी गंदी गालियां, भद्दी भद्दी बातें लिखी हुई होती है। घर वाले काफी परेशान हो जाते हैं कि आखिर ये किसका करतूत है, कौन है जो ऐसा करतूत कर रहा है। भला मोनिका को तो सब कुछ पता था, वो नहीं बताती है घर पे कि मेरे साथ कुछ ऐसा, बाहर के कुछ ऐसे मनचले लोग हैं जो मेरे साथ ऐसा ट्रीट कर रहे हैं। लेकिन काफी हद तक मोनिका सहती रही, लेकिन सर से पानी ऊपर हो गया तो मोनिका अपने पिता को बताती है। उसके पिता बोलते हैं, आसपास के लोग भी उसके पिता के दोस्त होते हैं, वो भी बोलते हैं कि बेटी उस रास्ते से जाना बंद कर दो, क्योंकि वहां पे कुछ मनचले टाइप के लोग रहते हैं, उनका यही काम है। वो लड़की बोलती है, रास्ता बदल दूंगी तो क्या हो जाएगा, कल भी वो हमें परेशान करेंगे। वो लड़की रास्ता बदल देती है, उस रास्ते से होके नहीं जाती है। उसके बावजूद भी उसके स्कूल के गेट तक चले जाते थे वो मनचले उसे परेशान करने के लिए। देखते रहते थे कि वो लड़की क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, कहां जा रही है, क्योंकि उनकी निगाहें सिर्फ और सिर्फ मोनिका पे ही थी, क्योंकि मोनिका से उसे बदला लेना था। एक दिन की बात है कि मोनिका जॉगिंग कर रही थी शाम को, उसी जंगल की तरफ से, यानी कहें तो उसी सुनसान इलाके की तरफ से।
क्योंकि सभी लोग वहां पे जॉगिंग करते थे, चारों तरफ पेड़ पौधा था, तो थोड़ा सा अच्छा मौसम वहां पे हुआ करता था। तो सभी लोग जॉगिंग कर रहे थे, मोनिका भी जॉगिंग कर रही थी। तभी कुछ मनचले टाइप के लोग आते हैं और उन्हें नशीली, क्या कहें तो रुमाल में नशा वाला कोई पदार्थ लेके उसके नाकों पे रख देते हैं। वो बेहोश हो जाती है। फिर उसे एक गाड़ी में बैठा कर जंगल की ओर लेके चले जाते हैं। भारा बस्ती जगह है। भारा बस्ती जगह के बगल में एक काफी सुनसान इलाका टाइप का एक जंगल था। उसी जंगल में लेके वो चले जाते हैं और मोनिका के साथ ऐसा ऐसा करतूत करते हैं जो शायद आप सोच भी नहीं सकते हैं। 19 साल की लड़की चीखती रही, चिल्लाती रही, रहम की भीख मांगती रही, लेकिन उसकी बातों को कोई नहीं सुन पाया। और उसमें ऐसे ऐसे उम्र के लोग थे जो मोनिका के पिता से भी ज्यादा उम्र के लोग थे। उनका रूह भी नहीं कांपा कि मैं क्या करतूत कर रहा हूं, ऊपर जाके हमें जवाब भी देना है। ये बात सुनने के बाद, ये जानने के बाद भारत के लोगों के जहन में डर और खौफ पैदा हो गया। लेकिन ऐसा करतूत करने वाले लोगों के जहन में थोड़ा सा भी सिसक या हिजक नहीं आया कि इस छोटी सी बच्ची के साथ हम क्या कर रहे हैं। वो लड़की रहम की भीख मांगती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही। 60 साल, 70 साल, 55 साल के बुढ़े उसमें इन्वॉल्व थे। उस छोटी सी बच्ची को नोचते रहे और वो छोटी सी बेटी, उस छोटी सी गुड़िया भीख मांगती रही कि मुझे छोड़ दो, मुझे बकस दो। उसे हथौड़े से मारते हैं, लाठी डंडे से मारते हैं और अपने अपने बारी का इंतजार करते हैं। और फिर उसके साथ वही करते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते हैं, ऐसी दरिंदगी करते हैं। ये सब कुछ करने के बाद वो लड़की पानी के लिए चीखती रही कि मुझे पानी दे दो, मुझे प्यास लगी है। वो लड़की बेहोश अवस्था में हो गई थी। उसे कुछ नहीं पता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। उसके बावजूद भी वो लड़की बेहोशी में चीखती रही, चिल्लाती रही और रहम की भीख मांगती रही। उसी रास्ते से, उसी कहें तो उसके बगल में ही एक नाला गुजरता है। उसी नाले से वे लोग पानी लाते हैं और जबरदस्ती उसे पिलाते हैं। वो लड़की बोलती है मैं नाला का पानी नहीं पी सकती हूँ, उसके बावजूद भी जबरदस्ती उसे नाला का पानी पिलाते हैं, उसके साथ दुष्कर्म करते हैं। उन्हें लगा कि ये लड़की अब खुदा का प्यारा हो चुकी है, तो वो उसे छोड़ के वैसे ही चले जाते हैं। उसके बदन पे एक भी कपड़ा नहीं होता। लगभग 2-2:30 बजे के आसपास जब उसकी आंखें खुलती है तो भारा बस्ती की तरफ जाती है, क्योंकि वहां से सबसे नजदीक कोई इलाका था तो भारा बस्ती का ही था। और जितने भी ये मनचले लोग थे उनका भी घर भारा बस्ती में ही था। वो भारा बस्ती में जाती है, जो नजदीक घर होता है, बिना कपड़े के। एक दरवाजा ठकठकाती है, उसमें से एक माँ निकलती है, बूढ़ी माँ निकलती है। उस लड़की को देख के चौंक जाती है कि बेटी तुम्हारे साथ ये क्या हुआ। वो सारी आप बीती बताती है। वो बूढ़ी माँ अपने घर में बैठाती है, कपड़ा देती है, उसके बदन को ढकती है। फिर अपने बेटे से भेजकर उसके घर कहें तो मैसेज दिलवाती है कि आपकी बेटी मेरे घर है, उसके साथ ऐसा ऐसा घटना हुआ है। उसके पिताजी ड्रेस लेके आते हैं अपनी छोटी सी बेटी के साथ, उसे ड्रेस पहनाकर अपने घर लेके चले जाते हैं। एक पिता सोचता है कि अगर मैं इसके बारे में, जो इसके साथ घटना घटित हुआ है, अगर जाके मैं पुलिस में कंप्लेन करता हूं तो आगे जाके मेरी बेटी की बदनामी होगी, इससे कोई शादी नहीं करेगा, पूरा परिवार तितर बितर हो जाएगा। लेकिन उसकी तबीयत काफी खराब हो जाती है, बिगड़ जाती है। तो उसके अगले दिन एक सरकारी हॉस्पिटल में ले जाके उसको एडमिट करवा देते हैं। जब डॉक्टर जांच करते हैं तो पाया जाता है कि इस लड़की के साथ दरिंदगी किया गया है, इस लड़की के साथ रेप किया गया है। डॉक्टर उसके पिता से पूछते हैं कि इस लड़की के साथ रेप किया गया है, ऐसी घटना को अंजाम किसने दिया है। ये पुलिस केस बन जाता है, पुलिस वाले आते हैं और FIR दर्ज हो जाता है। फिर उस लड़की से पूछा जाता है कि तुम्हारे साथ ऐसी ऐसी घटना किसने किया है। लेकिन जो उस समय के DSP थे वो इस घटना को फेंक बताते हैं कि ये किसी को फंसाने का तरीका है, ये किसी को फंसाया जा रहा है, ये पूरा का पूरा केस फेक है। उस समय ये भी कहा जाता था कि जो लोग ये घटना को अंजाम दिए थे, जो लोग ये दरिंदगी किए थे, वो मुस्लिम समुदाय से थे और DSP भी मुस्लिम समुदाय से थे, इसीलिए वो FIR नहीं दर्ज कर रहे थे और इस घटना को फेक बता रहे थे। फिर पूरे बोकारो में हिंदू मुस्लिम राइट की तरह माहौल पैदा हो जाता है। लोग सड़कों पे उतर जाते हैं और मोनिका को इंसाफ दिलाने के नारा लगाने लगते हैं। फिर यही होता है कि FIR दर्ज होता है और मोनिका को बुलाकर चिन्हित कराया जाता है कि इसमें से कौन कौन लोग हैं जो तुम्हारे साथ दरिंदगी किए।
यहां सोचने की बात यह है कि पुलिस के सामने भी वो दरिंदे उस पे गंदी गंदी कमेंट करने लगे, उसे गाली पास करने लगे, लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर पाई, चुपचाप खड़ी रही। इस केस में ऐसा हुआ, पुलिस भी कुछ नहीं कर पा रही थी, पुलिस भी उस दरिंदों को ही सपोर्ट कर रही थी। इसके एवज में उसे कोर्ट ने फटकारा भी पुलिस को कि आप अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे हैं, अगर आप अपना काम अच्छे से किए होते तो आज एक पिता नहीं रो रहा होता, एक बेटी नहीं चीख रही होती, इंसाफ की लड़ाई नहीं लड़ रही होती, पूरा बोकारो सड़क पे नहीं उतर गया होता। पुलिस को डांट फटकार लगाई कोर्ट, क्योंकि पुलिस उस समय अच्छे तरीके से काम इस केस में नहीं की थी। 21 लोगों के नाम में सिर्फ 12 लोगों को गिरफ्तारी होती है, और बोकारो को जो सिविल कोर्ट था बोकारो का, वो 12 लोगों को ये कहे तो उम्र कैद की सजा सुना देती है। फिर वो दरिंदे हाई कोर्ट में अपील कर देते हैं, लेकिन हाई कोर्ट भी इस फैसले को बरकरार रखती है और उन्हें उम्र कैद की सजा सुना देती है। और पुलिस को फटकार भी लगाती है कि 21 लोगों ने ये काम किया था, आपकी लापरवाही की वजह से सिर्फ और सिर्फ 12 ही दोषी पकड़े गए हैं, आपकी नाकामी की वजह से। पुलिस को काफी डांट फटकार मिलता है और उन 12 जो दरिंदे थे उन्हें उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है। अब यहां सोचने की बात यह है कि लड़कियां कहां सुरक्षित हैं। जब भारत अपने देश में सुरक्षित नहीं है, स्कूल जाते वक्त जब सड़क पे सुरक्षित नहीं है, वही होता है मोनिका के साथ। मोनिका भी उसी का शिकार हो जाती है, दरिंदों के इच्छा पूर्ति के शिकार हो जाती है। और मोनिका के साथ मोनिका कुछ दिनों तक अपनी जिंदगी से संघर्ष करती रही, वो पागल की अवस्था में हो गई और वो एक दिन खुदा का प्यारा हो जाती है। उसके कुछ ही वर्षों बाद उसके पिता भी सदमे में चले जाते हैं, अपनी बेटी के यादों में खो जाते हैं और वो भी खुदा का प्यारा हो जाते हैं। एक हंसता खिलता परिवार दरिंदों की वजह से पूरा बिखर जाता है, तितर बितर हो जाता है, सड़क पे आ जाता है। सिर्फ उस परिवार में उसकी मां बचती है मोनिका की और उसकी छोटी सी बहन। और वो क्या हो सकता है आप सोच सकते हैं, जो इतना खुश परिवार था, पिता एक उम्मीद लेके अपनी बेटी का एडमिशन करवाए थे कि मेरी बेटी इंजीनियर बनेगी, लेकिन वो बेटी दरिंदों का शिकार हो जाती है और खुदा का प्यारा हो जाती है, और उसी के याद में पिता भी खुदा का प्यारा हो जाता है। बेटियां कहां सुरक्षित है? ये घटना रुकने का नाम नहीं लेता है। ऐसी घटना भारत में हर दिन होता है। उसके बावजूद भी कैसे कानून बनाया जाए, कैसे क्या किया जाए कि ऐसी घटना को रोका जा सके, लड़कियों को दरिंदों के बल्ली चढ़ते हुए रोका जा सके। मैं आपको बताना चाहूंगा, एनसीआरबी के रिपोर्ट के अनुसार 2019 में 33,700 से ज्यादा केस दर्ज हुए थे रेप के। कुछ ऐसे केस होते हैं जो दर्ज नहीं होते हैं, वो पुलिस के यानी कहें तो पुलिस के आंकड़ों में दर्ज नहीं हो पाते हैं, वो केस पुलिस तक नहीं पहुंच पाता है। ऐसे भारत में बहुत ऐसे केस होते हैं, लेकिन एनसीआरबी के रिपोर्ट के अनुसार 33,700 रेप केस दर्ज हुए थे 2019 में। मैं आपको बता दूं कि इस आंकड़े के अनुसार 15 से 16 मिनट में एक रेप इंडिया में होता है। इस रेप को कैसे रोका जाएगा? कैसे लड़कियों को सुरक्षित किया जाएगा? कैसे लड़कियों को उनके अधिकार दिए जाएंगे? क्या छोटा कपड़ा पहनना वर्जित है? क्या लड़की अपनी आजादी से नहीं जी सकती है? एक कैसे मानसिकता से ग्रसित लोग हैं। मोनिका के साथ जो हुआ, वो जो घटना को अंजाम दिए थे अपराधी, उनका कहना यह था कि मोनिका जो जॉगिंग करती थी वो छोटे कपड़े में पहन के जॉगिंग करती थी, और इसीलिए हमारे अंदर की जिज्ञासा जागता गया और फिर उसके साथ वो घटना का हम लोगों ने अंजाम दिया। ऐसे सोच के लोग हैं। ऐसे सोच के लोगों के साथ क्या करना चाहिए और कौन से ऐसे कानून लाना चाहिए जिससे रेप को रोका जा सके और भारत में लड़कियों को सुरक्षा प्रदान किया जा सके? आप इस केस के बारे में, मोनिका के बारे में क्या कहना चाहेंगे? और रेप केस को रोकने के लिए, रेप को, भारत में ऐसी घटना को रोकने के लिए आप क्या करना चाहेंगे? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।